स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट सुन लिए हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12 एंड 13। आर्टिकल नंबर 13 आपको बताता है कि अगर कोई लॉ आपका असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो एक्ट आपका, वो लॉ आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यह क्लास आपकी JLO APO बैंकिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का लेक्चर हमारा आर्टिकल नंबर 13 का ही कंटिन्यू पार्ट है। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी डॉक्ट्राइन देखने को मिलेगी। ओके, और जो डॉक्ट्राइन आपके प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। स्टूडेंट आप समझिए ये डॉक्ट्राइन आपको क्या कहता है। हम देखते हैं कि हमारा वर्ड जो है सेवरेबिलिटी, वह आया है वर्ड सेपरेशन से। वह आया है वर्ड आपका सेपरेशन से, अलग करना। अब इस डॉक्ट्राइन में, सिद्धांत में हम किसको अलग कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इनवैलिड पार्ट को। इनवैलिड पार्ट को किससे अलग कर रहे हैं? वैलिड पार्ट से। ठीक है, इनवैलिड पार्ट को हम वैलिड पार्ट से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। ये आप शॉर्ट में से समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देख बताती हूँ इसका, फिर हम इसके डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट, हम एक एक्ट लेके आए, ठीक है, हमने एक एक्ट लागू किया। जब ये एक्ट आया तो इसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट, पूरे एक्ट की बात नहीं, कुछ पार्ट, मान लीजिए आप कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो कि फंडामेंटल राइट्स का क्या कर देते, उल्लंघन कर देते। ठीक है, वॉयलेशन कर देते, उल्लंघन कर रहे थे कुछ पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस पार्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इस पूरे एक्ट को हम नहीं हटाएंगे, हम सिर्फ इस पार्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, और अगर ये पार्ट आपका बाकी जो वैलिड पार्ट है उससे अलग हो सकता है, ठीक है, अगर कोई पार्ट आपका वैलिड है उस पार्ट से ये इनवैलिड पार्ट आपका अलग हो सकता है, तभी हम इसको हटाएंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा वैलिड पार्ट क्या रहेगा? फोर्स में रहेगा। ठीक है, लागू रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये इनवैलिड पार्ट हटाने पे, इनवैलिड पार्ट को रिमूव करने पे क्या होता है? आपका एक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम इस पार्ट को ना हटा के पूरा का पूरा एक्ट ही आपका क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यही बात स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई है और इसको हमने क्या लिखा है आगे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं। Doctrine of severability means that if the offending portion can be separated from what is constitutional, then only the part of the law which is in the contravention will be declared void. तो हम सिर्फ उसी पार्ट को void कर देंगे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, और पूरा हम लोग क्या नहीं करेंगे? स्ट्रक डाउन नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर एक अपवाद है आपका, लेकिन अगर क्या हो रहा है? आपके इनवैलिड पोर्शन को हटाने से, आपके इनवैलिड पोर्शन को हटाने से जो वैलिड पोर्शन है आपका, वो क्या हो रहा है? उसके हटाने से अपना जो वैलिड पोर्शन है वो मीनिंगलेस है, हो जाता है। अगर इनवैलिड पोर्शन को हटाने से अपना वैलिड पोर्शन मीनिंगलेस हो जाता है तो हम वो पार्ट ना हटा के पूरा का पूरा स्टैच्यू आपका क्या कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। नॉर्मल ये कहता है कि अगर आपका कोई ऐसा एक्ट है, उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो कि उल्लंघन कर रहा है संविधान का, तो हम पूरा का पूरा एक्ट ना हटा के सिर्फ उस पोर्शन को हटा देंगे और बाकी जो वैलिड पोर्शन है आपका, जो उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसको लागू कर देंगे। ओके, आप स्टूडेंट इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए तो आपको इसको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड कुछ आपके केस लो। केसेस स्टूडेंट आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का एक टॉपिक आता है एग्जाम में,
उसके अंदर भी आपके डॉक्ट्राइन्स आते हैं और वहाँ पे ये केस आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इन डॉक्ट्राइन से आपका वो पोर्शन भी कवर हो रहा है। पहला केस आपका आता है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। 1957 का एक्ट केस है ये आपका। इसमें वही सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर आपका इनवैलिड पोर्शन हटाया जा सकता है तो क्या करें, हम इनवैलिड पोर्शन को हटाएं और जो बचा हुआ एक्ट है उसको क्या करें, उसको ना हटाएं। ठीक है, उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका केस आता है रमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात की कि अगर आपके जो दोनों पार्ट्स हैं, वैलिड और इनवैलिड पार्ट, इतने ज़्यादा एक दूसरे के अंदर क्या बोलते हैं मिक्स हो रखे हैं कि उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपका जो एक्ट है उसको ही हटा देंगे। ओके, थर्ड केस आपका आता है कि होता होलान वर्सेस जहीलू 1993 का। इसमें स्टूडेंट आपको एग्जांपल दिया हुआ है 10th शेड्यूल का। इन्होंने कहा कि हम 10th शेड्यूल में से पैरा नंबर 7 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में ये कहा गया था कि आप 10th शेड्यूल में से पैरा नंबर 7 माइनस कर दीजिए इस सिद्धांत का प्रयोग करके। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है आपका, 10th शेड्यूल आपकी बात करता है दल बदल कानून या फिर डिफेक्शन लॉ की वह बात करता है। ठीक है, तो इस केस में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आपका अप्लाई किया था। ऐसी आपका केस आता है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें भी हमने सेम डॉक्ट्राइन सिद्धांत का क्या किया, यूज़ किया, और हमने जो आपका एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है, उसका जो सेक्शन नंबर 14 है उसको क्या कर दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि वह आपका उल्लंघन कर रहा था, वोलेशन कर रहा था फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22। तो हमने इसी सिद्धांत का प्रयोग करके उस सेक्शन को भी हटा दिया था, पूरे एक्ट को नहीं हटाया। ओके, ये इसको हिंदी में लिखा हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको पहला सिद्धांत समझ आया हो, ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं था। तो अब हम अगला नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स होता है जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उन्हें हम एक्लिप्स कहते हैं। इन्होंने कहा द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है डैट द लॉ विच कॉन्ट्रावेंस फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। कहते ऐसे कानून जो कि फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन कर रहे हैं वह शुरू से क्या नहीं थे, वह शुरू से वॉइड एब इनिशियो नहीं थे। संविधान के आने से पहले स्टूडेंट आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लॉज थे कि संविधान के आने के बाद उनको हटा दिया गया, ये कह के कि ये फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे कानून आपके वॉइड नहीं थे पहले से। संविधान के आने के बाद ये क्या हो गए, ये आपके ढक गए, ओवरशैडो हो गए, किससे, आपके ओवरशैडो हो गए, किससे, फंडामेंटल राइट से। ये आपके ओवरशैडो हो गए फंडामेंटल राइट से। इन्होंने कहा कुछ कानून ऐसे थे जो संविधान के आने से पहले अगर हम देखें तो वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, तो हमें पता ही था कि हमारे राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो है वैलिड थे। लेकिन जैसे ही हमारा संविधान आया, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आए, तो ऐसे कानून आपके क्या हो गए, वॉइड मान लिए गए। कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स के आने के बाद वह ढक गए, किससे, फंडामेंटल राइट से। ओके, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत। दे आर वैलिड फॉर ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन। वह संविधान के आने से पहले जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई थी, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन थी, उन सब पे लागू होगा। ठीक है, लेकिन जब संविधान के आने के बाद वह क्या मान लिया गया, आपका वॉइड मान लिए गए ऐसे कानून आपके। स्टूडेंट आप इस केस से अच्छी तरह समझेंगे इसको। इन्होंने कहा बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में 1955 के केस में कहा कि हम जो ओवरशैडोड आपके लॉ है, जो कि ढक चुके हैं फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट के आने के बाद अगर वह क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, मतलब कि अब वह लागू नहीं है, तो हम उन्हें लागू करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, अगर हमने उन एक्ट्स को किसके अकॉर्डिंग बना दिया, अगर हमने उस एक्ट को फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कुछ ऐसे अमेंडमेंट ले आए
उनको ऐसे हमने अमेंड कर लिया कि अब वह फंडामेंटल राइट का इम्प्योग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ऐसे अमेंडमेंट हम ले आए हैं, तो हम मान लेंगे कि वह आपके अब ओवरशैडो नहीं रहे हैं, वह कानून आपके लागू हो गए हैं। ओके, ये आपके इसको हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, ये 3 केस आपके आते हैं और तीनों केस में आपके स्टूडेंट्स एक ही बात की गई है, तो ये तीनों केस मैंने एक साथ लिख दिया। सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1963। ओके, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज ओनली एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड नॉट टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमने देखा कि जो हमारा ये डॉक्ट्राइन है, ये सिर्फ संविधान के आने से पहले जितने कानून थे उन पे लागू होगा, ना कि संविधान के आने के बाद जो कानून है उन पे लागू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के आने से पहले जो कानून बने हुए हैं, हम ऐसे तो नहीं है कि पास्ट में जाकर उनको लागू होने ही ना दे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हम तो फ्यूचर पे काम कर सकते हैं ना। तो जो कानून आ चुके हैं संविधान के आने से पहले, उसको तो हम नहीं कर सकते चेंजेस, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, हमने उनको ढक दिया, ओवरशैडो कर दिया कि अगर आपको लागू होना है दोबारा तो आप फंडामेंटल राइट्स को माने और हम आपको लागू कर देंगे। लेकिन जो हमारे लॉज हैं जो बाद में आए हैं, तो हम तो उनको लागू होने से बंद कर सकते हैं कि अगर आप पहले से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे कानून अब आप लेके आएंगे, तो हम उसे लागू ही नहीं होने देंगे, हम उसको क्या बना देंगे, वॉइड एब इनिशियो। हम ऐसे मान लेंगे कि स्टार्टिंग से ही क्या है आपका शून्य करनी है। ओके, इनिशियो हम मान लेंगे कि ये आपका स्टार्टिंग से ही क्या शून्य करनी है, हम उनको लागू ही नहीं होने देंगे। अगर वे लागू नहीं होंगे तो फिर ऐसी बात आएगी नहीं कि फंडामेंटल राइट्स हमने उसको ढक दिया है। ओके स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इजी है, इसमें कोई एज सच इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। कुछ केस लॉज हमें याद रखने होते हैं और उनको याद करके हम पूरा संविधान अपना आराम से कवर कर सकते हैं। ओके एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, तो आप टाइम के मैनेजमेंट करके प्रॉपर नोट्स बना के अपना उसको पढ़ सकते हैं। एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, ताकि बार बार उन कॉन्सेप्ट को आपको समझना ना पड़े। एक बार अच्छी तरह वीडियो देखिए, उनको समझिए, ठीक है, और फिर उनको आप याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट है। ओके और स्टूडेंट, ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पे कभी भी मिल जाएगी, तो आप इन्हें वीडियो से भी रिवाइज दोबारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डॉक्ट्राइन आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। स्टूडेंट, सबसे इजी डॉक्ट्राइन अगर हम कहें तो ये आपकी ये है, हिंदी में आप इसको कहेंगे संवैधानिकता की अनुमान की सिद्धांत। हम ये अनुमान करके चलेंगे कि जब हम संविधान को पढ़ेंगे या किसी भी और एक्ट को अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी एक्स वाई जेड आपका एक्ट उठाए, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप ऐसे समझ के चलिए कि ये सब एक्ट आपके संविधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ठीक है। तो जब हम उन एक्ट्स की क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सब क्या कर रहे हैं आपके, यहाँ पे शेव्स नहीं है, सेव्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, संविधान की जो सिद्धांत है, संवैधानिकता है जो, उनको बरकरार रख रहे हैं, उनको बनाए रख रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी एक्ट को समझेंगे, हमारे पास दो बातें आएगी, हमारे पास 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशन आएगी, 2 ऐसे आपके अंडरस्टैंडिंग आएगी। पहला जो होगा वो आपका फेवर में होगा संविधान के, ठीक है, और दूसरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे होगी जो कि आपके अपोज होगी संविधान से। तो हम उसको ही लेके चलेंगे जो आपके फेवर में है। कोई बात ऐसे कर रही है, किसी एक्ट को हमने पढ़ा तो हमें ऐसे पता लगा क्या तो ये संविधान के पक्ष में बोल रहा है या संविधान के विपक्ष में बोल रहा है, तो हम हमेशा उसी चीज़ को लेकर अंडरस्टैंड करेंगे जो कि संविधान के पक्ष में बोल रहा है, ठीक है। इससे आपको जो आपके एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट है, उन्हें समझने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका केस आता है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951।
इसके अंदर इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, स्टूडेंट ये सारे केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो ऐसा ये आप ना इसको डाउट में रहे कि क्या ये केस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये सारी आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जो हमने अपने लेक्चर्स में ऐड की है। ओके, पहला कहते हैं प्रिजम्पशन इज ऑलवेज, जो आप अनुमान लगा रहे हैं वह हमेशा फेवर में होना चाहिए संविधान के, ठीक है। एंड द बर्डन इज अपॉन हिम हु अटैक इट टू शो दैट देयर इज अ क्लियर ट्रांसग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स। देखिए, आप ये मान के, आप जब भी किसी स्टैच्यू को इंटरप्रिटेट करें तब आप ये अनुमान करके चलेंगे कि ये हम संविधान के पक्ष में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बताना चाहता है कि ये एक्ट आपका संविधान के अगेंस्ट में है, अगर कोई व्यक्ति ये बताना चाहता है कि सर ये जो आप एक्ट लेके आए हैं ये संविधान के क्या है, अगेंस्ट में है, तो उसी पर्सन पे बर्डन आएगा कि वह ये बात को प्रूव करे कि ये संविधान के विपक्ष में कैसे है। ओके, तो पहले आपका ये केस आता है, फिर आपका केस आता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963। सुप्रीम कोर्ट held that if certain provision of law construct in one way would make them consistent with the law constitution and another interpretation would render them unconstitutional, the court will lean in favor of former। यही बात इन्होंने कही दोबारा कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मान लीजिए आपका कोई लॉ है, उसके कुछ प्रोविज़न आपके संविधान के पक्ष में है और कुछ प्रोविज़न आपके संविधान के विपक्ष में है, तो जो संविधान के पक्ष में है हम उन्हीं को लेके चलेंगे, ठीक है। जब हम किसी एक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि वह संविधान के पक्ष में है और उन्हें समझ के हम उनके एक्ट्स को लागू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका नेक्स्ट डॉक्ट्राइन आता है। आई होप मैं फास्टली नहीं पढ़ा रही, आपको समझ आ रहे हैं। अगर आपको स्टूडेंट समझ नहीं आए तो वो वीडियो रिवर्स करके दोबारा सुन लीजिए, पॉज करके उसको खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखा है इसको ताकि आप सब स्टूडेंट को समझ आ जाए। नेक्स्ट आपकी डॉक्ट्राइन आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वेव करना मतलब क्या होता है, त्याग करना, त्याग कर दिया हमने किसी चीज़ का, ठीक है, छोड़ दिया। ये सिद्धांत आपको क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं, क्या कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है, ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन का हमें जवाब मिलेगा कि क्या कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है, वेव कर सकता है स्टूडेंट। तो इंडिया में हमारे रूल है, इंडिया में हमारे कानून है कि जो पर्सन है वो अपने सारे राइट्स को, जितने भी उसको अधिकार दिए हुए हैं उसको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, वेव कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स जो उसके मौलिक अधिकार है उसको वेव नहीं कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है कि कोई पर्सन चाहे तो अपने राइट्स को छोड़ सकता है, पर इंडिया में ऐसा है कि एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता। ओके, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जो सुपीरियर पर्सन है, जो कि हाई पोस्ट पे है या फिर किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्सन, तो वो क्या करेगा, दूसरे को इन्फ्लुएंस करके उसके फंडामेंटल राइट्स को कह देगा कि भाई तू इसको वेव कर ले, और अगर उसने वेव कर लिया तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे इसलिए ये डॉक्ट्राइन लाया गया आपका कि कोई पर्सन किसी और पर्सन को इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके उसके फंडामेंटल राइट्स का त्याग ना करा सके। ओके, इसलिए हमने ये डॉक्ट्राइन लाया है कि कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकता है। आई होप आपको शॉर्ट में समझ आया है। अब हम इसे पढ़ते हैं। अ पर्सन इज एंटाइटल टू वेव द फंडामेंटल राइट्स और प्रिविलेजेस। इसका मतलब यह है क्या पर्सन एंटाइटल है अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ने के लिए, मौलिक अधिकार को छोड़ने के लिए, और जो उसको प्रिविलेजेस मिली हुई है उसे छोड़ने के लिए, विशेष अधिकार जो उसको मिले हुए हैं उसको छोड़ने के लिए और मौलिक अधिकार को छोड़ने के लिए। इट इज़ वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट अबेंडमेंट ऑफ अ राइट। इसके अंदर क्या होता है, वॉलंटरी, खुद अपनी स्व इच्छा से कोई पर्सन अपने राइट्स को छोड़ता है। वंस अ पर्सन हैज़ वेव्ड अ फंडामेंटल राइट ही और शी कैन नॉट क्लेम इट आफ्टरवर्ड। अगर किसी पर्सन ने एक बार अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया तो फिर दोबारा वह उन्हें क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है आपके लिए। इन इंडिया अ पर्सन कैन नॉट वेव और अबंड हिज फंडामेंटल राइट्स। भारत में कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को ना छोड़ सकता है, ना उसका त्याग कर सकता है, ठीक है।
ये डॉक्ट्राइन आपका एप्लीकेबल नहीं है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट का जो आपका भाग नंबर 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका पार्ट नंबर 3 है, उस पे ये लागू नहीं होता है। कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं त्याग सकता है। ओके, आई होप आपको ये चारों जो मैंने डॉक्ट्राइन समझाई है अभी तक समझ आ गई है। मैं उससे दोबारा एक बार रिवाइज कर लूँगी। पहले हम केस पढ़ते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये एक केस देखेंगे, फिर हम उसे दोबारा आपको समझा दूंगी। केस लो है आपका बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 का केस। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट वेव हिज फंडामेंटल राइट्स एंड गेट कन्विक्टेड। हम ये नहीं मान के चलेंगे, हम ये नहीं कहते कि जो एक एक्यूज्ड पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है और छोड़ने के बाद वह खुद को दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बात कही गई है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो एक्यूज्ड पर्सन भी होगा, वह अपने फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकता। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। पहले हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी हमने पढ़ी, ठीक है। पहली डॉक्ट्राइन हमें कहती है कि अगर कोई पार्ट आपका इनवैलिड है संविधान से, तो उस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। होल एक्ट को, पूरे एक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, पूरे एक्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे, ये आपका वैलिड रहेगा। ओके, ये आपका वैलिड रहेगा, पहला ये कहता है। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अगर कोई एक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले आया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले आया है और जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो अब ये एक्ट आपका क्या हो जाएगा, ओवरशैडो हो जाएगा, ढक जाएगा किससे, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। और अगर हमें इस एक्ट को लागू कराना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा। इस एक्ट में चेंजेस करके इस एक्ट के इस पार्ट को रिमूव करना होगा जो कि फंडामेंटल राइट से क्या है, आपका इनकंसिस्टेंट है। ओके, थर्ड हमने देखा था वो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाला, कि अगर कोई एक्ट आपका ऐसा है जिसे हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है, मतलब उससे अंडरस्टैंड करना है, तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करेंगे कि वह संविधान के क्या है, संविधान को मानकर एक्ट बनाया गया, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग हमने उस एक्ट को बनाया है। तो ये आपका डॉक्ट्राइन नंबर 3 था। लास्ट डॉक्ट्राइन जो आपकी आती है वह कहती है वेव ऑफ। कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं छोड़ सकता है, चाहे वह एक्यूज्ड पर्सन है, चाहे वह रिच पुअर, कोई भी अगर आपका कैटेगरी का पर्सन है, तो किसी भी पर्सन को इंडिया में ये अधिकार नहीं है कि वह अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दे, वेव ऑफ कर दे। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये डॉक्ट्राइन समझ आ रही है, मेरे नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा टॉपिक था डॉक्ट्राइन्स का। अब आर्टिकल नंबर 13 आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता है, जो है आपका जुडिशियल रिव्यू। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आर्टिकल नंबर 13 आज के डे में आपके एक ट्रेंड है एग्ज़ाम का। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें, चाहे प्री में देखें, मेंस में देखें, इंटरव्यू में देखें, जो आपके एग्जामिनर है इस पार्ट में से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। स्टूडेंट, आजकल फंडामेंटल राइट डायरेक्ट ना पूछ के हम आर्टिकल नंबर 13 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में भी और इस ईयर की भी अगर हम बात करें तो इसमें से आपके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम आर्टिकल नंबर 13 को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। हमने देखा आर्टिकल नंबर 13 की डेफिनेशन क्या थी, उसका बेल एक्ट हमें क्या कहता है, हमने देखे सिद्धांत, केस लॉज हमने बहुत सारे देखे। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस आर्टिकल का, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को आप हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। स्टूडेंट, अगर मैं पार्लियामेंट हूँ, ठीक है, मैं पार्लियामेंट हूँ, मैंने किया आपका एक एक्ट लागू। मैंने कहा मैं तो हूँ पार्लियामेंट और मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो मैं जब चाहूँ कोई एक्ट ला सकती हूँ या जब चाहूँ अमेंडमेंट ला सकती हूँ और जो है अपने अकॉर्डिंग मैं सोसाइटी को कर सकती हूँ, चला सकती हूँ, ठीक है। ऐसा पहले जब, क्योंकि आपका जो संविधान अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे वहाँ पे डिफाइन नहीं है जुडिशियल रिव्यू आपका, ठीक है।
तो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट की, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की इस पावर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आए, हम लेके आए आपका टॉपिक जुडिशियल रिव्यू। इसमें ऐसे कहा कि आप लॉ लाइए, क्योंकि पार्लियामेंट को पता है आपको, पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, लॉ लाने की, ऑर्डिनेंस लाने की, बाय लॉज लाने की। तो हमने कहा कि आप पार्लियामेंट है, ठीक है, आप लेके आइए लॉज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम एज ए जुडिशरी हमें करना है प्रोटेक्शन किसका, अपने संविधान का, हमें करना है प्रोटेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर आपके ऐसे लॉज, आपके ऐसे एक्ट हमारे संविधान का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर चेक लगा सकते हैं, हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पावर दी जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को। अगर आपको लगता है कोई ऐसा एक्ट, लो या कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी है जिस पे आपको लगता है कि वह संविधान का उल्लंघन कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसकी रिव्यू कीजिए, आप उसे दोबारा चेक कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप अपना मतलब कि उनको भेजिए, सजेशन भेजिए और आप इस एक्ट को सही कराएं। ओके, ये नॉर्मल हमने क्या देखा जुडिशियल रिव्यू की। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अब इस डेफिनेशन को हमारे बेयर एक्ट, हमारी बुक्स क्या कहती हैं, जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी। मैंने बताया ये आपकी किसकी पावर है, जुडिशरी की पावर है। क्या करने की, टू एग्जामिन करने की, जांच करने की, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कि जितने भी आपके विधायिका के या कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, उस पर क्या करे, वह उस पर एग्जामिन करें, उससे क्या करें, उसे एग्जामिन करें, चाहे वह आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हो, ठीक है। कोर्ट नॉट ओनली रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स को, ये माना जाता है कि जो आपका कोर्ट है वह सिर्फ सिटीजन्स के बीच में ही डिस्प्यूट को नहीं करता रिजोल्व, मतलब अगर कोई वाद आता है सिटीजन्स के बीच में, सिर्फ उसको ही रिजोल्व नहीं करता, उसको ही सॉल्व नहीं करता आपका कोर्ट। कोर्ट के पास पावर है कि वह सिटीजन और स्टेट के बीच में भी अगर कोई आपका डिस्प्यूट आता है उससे भी क्या करे, सॉल्व करे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिकल बायस, इट इज बेस्ट suited टू परफॉर्म द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहा कि जो आपकी न्यायपालिका है वह फ्री है किससे, पॉलिटिकल बायस से, ठीक है, भेदभाव से। और क्या कर सकते, जुडिशरी बस पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि हमें संविधान का प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ रिव्यू करने की जरूरत है, तो वह उनके पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर कि वह क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा या फिर जो आपके कार्यपालिका है उनके द्वारा बनाए हुए ऑर्डर्स को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ओके स्टूडेंट, समझ आया, ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इनको आप समझे और इसी को अगर आप मेंस में लिख के आएंगे तो आपके जो आपके एग्जामिनर है उन्हें समझ आएगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है। ओके, इतने हार्ड लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सरल भाषा में लिखिए ताकि पढ़ने वाले को बर्डन ना हो और आपको समझाने में भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, इजी लैंग्वेज लिखिए, जैसे इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है तो समझने वाले को भी अगले को समझ आ जाए, क्योंकि जुडिशरी का एग्ज़ाम आपके सिर्फ नॉलेज देखनी है उनको कि इस पर्सन को एक्ट्स की कितनी नॉलेज है, लॉ की कितनी नॉलेज है, ये स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से कैसे अलग है, ठीक है। अगर आप अपने इजी लैंग्वेज में नॉलेज बताएंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, पहला केस आपका आता है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। इसी से हमने क्या किया, इस केस के बाद जुडिशियल रिव्यू का क्या हुआ, आपका इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, पहला आता है आपका मरबरी वर्सेस मेडिसन। यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पावर है जुडिशियल रिव्यू की। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस केस से क्या हुआ, इस केस से आपके यूएस के अंदर क्या आया, ये आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। और किस केस से लिया, इस केस से लिया, ठीक है। इस केस से यूएसए के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, अपना इंडिया में भी लागू किया। ओके, तो इस केस की हिस्ट्री आपकी ये है, इसको हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देखिए कांग्रेस, तो आपको पता है कि जो
यूएसए की पार्लियामेंट, उसका क्या नाम है, कांग्रेस नाम है, ठीक है। ये कांग्रेस इंडिया की पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। यूएसए की जो पार्लियामेंट है, यूएसए की जो विधायिका है, उसका नाम क्या है आपका, उसका नाम आपका कांग्रेस है। ओके, जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, यूएसए की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, तो ये उस कांग्रेस की बात हो रही है। नेक्स्ट केस आपका आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक राइट्स बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सॉरी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक राइट्स वेस्ट बंगाल 2010 का ये आपका केस आता है। इसके अंदर कहा कि हाँ, इन्होंने पावर दी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि आप आर्टिकल नंबर 32 और 226 का यूज़ करके देखिए, रिट पिटीशन आप पढ़ते हैं, रिट पिटीशन अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अंदर पावर है कि वह संविधान का क्या करे, प्रोटेक्शन करे। प्रोटेक्शन कैसे करे, फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 32 के अंदर जाके, रिट पिटीशन में जाके। और हाई कोर्ट के पास यही पावर आर्टिकल 226 के अंदर है, ठीक है, रिट पिटीशन की। तो इन्होंने कहा कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी कर रही है ना, तो हम ये मान के चलेंगे वो इस आर्टिकल के अंडर आपका फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जुडिशियल रिव्यू कर रही है, ठीक है। इसके अंदर ये केस के अंदर आपका कहा गया था, और ये माना जाएगा कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू आपका असेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है किसका, संविधान का, और इसे हम इंक्लूड करेंगे किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमने अभी तक क्या ऐड किया था, हमने प्रियम्बल्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, उन वर्ड्स को तो ऐड किया ही था, साथ में हमने उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू को भी ऐड किया इस केस के अंदर, ठीक है। क्योंकि अलग अलग केसेस ऐसे आते हैं आपके जो बताते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो आपका ये केस भी अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो बेसिक स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में लिखना चाहें तो जुडिशियल रिव्यू में भी आप ये केस लिख सकते हैं। ओके, फिर आपका लास्ट केस आता है जुडिशियल रिव्यू का, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955। इन्होंने कहा द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, सीधी बात है, हमने इसको बनाया बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने का अधिकार हमने नहीं दिया अपने अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट को, किसी को, ठीक है। तो इस केस में कहा गया कि आप अमेंडमेंट करके, संशोधन करके आप इस पावर में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये पावर हमने दी है, तो हमने जुडिशरी को ये पावर दी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपका आर्टिकल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल नंबर 13 हमने बहुत बड़ा पढ़ा है, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है, और आई होप कि मैंने कोई आपका पॉइंट नहीं छोड़ा है आर्टिकल नंबर 13 से, ज़्यादा से क्वेश्चन बनते हो और मैंने कवर ना किया हो। फिर भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, अगर मैंने उसको इस लेक्चर सीरीज में नहीं कंप्लीट किया हो, कवर किया होगा, तो मैं उसके लिए अलग आपके लेक्चर बना के उसको प्रोवाइड करा दूँगी आपको। पर जितने मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देखे उनको एनालिसिस करके ही मैंने मेरी पीपीटी बनाई है, तो आपको, मेरे को लगता है, आई होप कि मैं सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 कंप्लीट होता है मेरी साइड से। ओके, आर्टिकल नंबर 14 आपकी बात करता है, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 आपकी बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। नॉर्मल बेयर एक्ट की आप बेयर एक्ट ओपन करके देखिए, तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है आपके, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि स्टेट, बात किसकी है, स्टेट की, ना सिटीजन लिखा, ना नॉन सिटीजन लिखा, ना फॉरनर लिखा, कुछ नहीं लिखा, सीधा क्या लिखा, स्टेट। मतलब किसका ये काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। स्टेट आर्टिकल नंबर 12 पढ़े, पता लग जाएगा स्टेट कौन कौन है आपका। स्टेट का काम है कि वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, मतलब आपका पॉइंट आता है कि एनी पर्सन मतलब से आप क्या समझते हैं, एनी पर्सन से हम समझते हैं अपने सिटीजन, नागरिक, नॉन सिटीजन जो हमारे नागरिक नहीं है, ठीक है, फॉरनर्स विदेशी, कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेशन, सारे पर्सन हम क्या मानेंगे, एनी पर्सन में हम इंक्लूड करेंगे। जितने भी टाइप के पर्सन आप पढ़ते हैं सारे
पर्सन इसमें आपके इंक्लूड होंगे। हमने कहा कि स्टेट सबको क्या देगी, हर पर्सन को क्या देगी, इक्वालिटी देगी, समानता देगी। एक तो कानून के समक्ष देगी और इनकी क्या करेगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इन सब पर समान कानून का क्या करेगी, लागू करेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अगर आर्टिकल नंबर 14 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दो वर्ड से पूछा जाता है। ठीक है, प्री में तो आपसे तीन क्वेश्चन बन जाते हैं प्री में आपसे। एक तो एनी पर्सन मतलब सिटीजन पे लागू होगा या नॉन सिटीजन पे होगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन ये। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ और थर्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तीन क्वेश्चन आपके प्री के और मेंस के आपके क्वेश्चन है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो क्वेश्चन आपके मेंस के। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। और ये कहाँ पे लागू हो रहा है आपका, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट क्या करेगी, किसी भी पर्सन को क्या मतलब कि क्या नहीं कर सकती मैं, उनको देना होगा, हर पर्सन को इक्वालिटी, समानता देनी होगी। ठीक है, अब हम ये दो टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता। हम मानेंगे कि सब पर्सन, जितने पर्सन आपके हैं वह क्या है, कानून के समक्ष क्या है, समान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी स्टैचू है जस्टिस का, जस्टिस लेडी ऑफ जस्टिस है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, उसकी आंखों पे हमने क्या करा है, ब्लाइंड फोल्ड करके है, तो क्या दर्शाता है, तो वो ये दर्शाता है आपका कि वह भेदभाव नहीं करेगी। ना वो है देखिए कि ये मेरा नागरिक है, ना ये देखिए कि ये मेरा नागरिक नहीं है। ना वो पुअर रिच कैटेगरी देखेगी, ना वो और कोई कैटेगरी देखेगी। वो सबको क्या करेगी, अगर उसके पास कोई पर्सन आया है तो वो सबको इक्वल ट्रीट करेगी और सबको समान देखेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम हमारे जो कानून है वो सबको समान देखेगा, तो ये कवर होता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर। ठीक है, ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर कवर होता है। और ये हमने लिया था ब्रिटेन से, ब्रिटेन से हमने इसको लिया था, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, ब्रिटेन से हमने इसको लिया था। ओके आइए, ब्रिटेन से हमने इसको लिया था। तो ये क्या है आपका, इंग्लिश ओरिजिन का है। इट एविजेस द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज बाय रीजन ऑफ, हम किसी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। ठीक है, विशेष अधिकार उसको नहीं देंगे, किस बेस पे नहीं देंगे, बर्थ ग्रीड और द लाइक इन द फेवर ऑफ एन इंडिविजुअल, ना उसके जन्म के उस पर, ना उसकी ग्रीड मतलब उसकी जाति के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऐसी किसी और चीज़ पे हम क्या नहीं देंगे, विशेष अधिकार किसी पर्सन को नहीं देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि सब पर्सन क्या है, सब पर्सन क्या है, इक्वल है। इन अदर वर्ड्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इन्होंने कहा कि हम जो एक समान पर्सन है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम नहीं देखेंगे कि रिच कौन है, पुअर कौन है, जो अलग अलग पर्सन है, अलग अलग कैटेगरी पर्सन है, उनको भी हम कैसे करेंगे ट्रीट, लाइक अलाइक मतलब सेम ट्रीट करेंगे। ओके, ये आपका, अगर आपको इसमें कुछ भी ना आता हो यहाँ पे लिख के आ सकते हैं, इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये आपका क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसी को प्रिविलेज नहीं दे रहा, नेगेटिव बात करें कि हम किसी को प्रिविलेज नहीं देंगे, हम किसी को असमान नहीं ट्रीट करेंगे, मतलब कि उसके ग्रेड देख के, बर्थ प्लेस देख के हम उसको असमान ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, ये आप किसने दिया था, इंग्लैंड के रूल से हमने इसको लिया है, डायसी का रूल है आपका इंग्लैंड का, उससे हमने इसको लिया है। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट सॉरी इसके दो केस हो रहे हैं, फिर हम एक अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, पहले हम दो केस समझ लेते हैं इसके। पहला केस आपका आता है माया देवी वर्सेस राजकुमारी बत्रा, 2010 का केस आपका आता है। माया देवी 2010 का केस आपका है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन अ सिस्टम गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट। ठीक है, discretion has to be exercised with well recognized and sound jurist principle with a view to promote fairness and create equality। इन्होंने कहा कि जो आपके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाय द रूल ऑफ लॉ, जो आपकी सरकार है वो कानून से चलेगी। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं करेगी। कानून अगर कहता है सबको समानता देनी है तो सबको समानता देनी है,
जिससे क्या होगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा, न्याय सिस्टम मिलेगा। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हमें न्याय स्ट्रॉन्ग मिलेगा, हम सबके साथ फेयरनेस कर सकते हैं और सबको समानता दे सकते हैं। नॉर्मल केस आपका माया देवी वर्सेस राजकुमारी बत्रा 2010 का केस। फिर आपका केस आता है आशुतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002 का केस। इसमें कहा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नेसेसरी। जो समानता का अधिकार है, जो समानता का आपका सिद्धांत है, वह क्या है, वह इम्पोर्टेंट है किसके लिए, लॉ के लिए। ठीक है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू हार्श एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, हम बरकरार रखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ आपका सुपीरियर है, इसको हम बरकरार रखेंगे। और एब्रेटरी जो आपकी आर्बिट्रेरी पावर है उसको क्या कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे। ठीक है, किसी को विशेष अधिकार देने वाली पावर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे। और लॉ को हम क्या मान के चलेंगे कि लॉ आपका सुपीरियर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की सब क्या है, लॉ के सामने समक्ष समान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। और जो आपका संविधान है वो क्या है, जो आपका समान कानून उस जगह का है उसके अकॉर्डिंग आपका संविधान है। स्टूडेंट, ये जो आपका लास्ट लाइन है यदि ये आपकी इंडिया पे लागू नहीं होती है। इंग्लैंड का अगर हम देखते हैं तो वो अपना लॉ ऑफ लैंड की बात करता है। ठीक है, इंडिया में ये बात लागू नहीं होती। इंडिया में हम कहते हैं कि संविधान हमारा रिजल्ट ऑर्डिनरी लॉ का नहीं है, ये हमें पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है संविधान हमें। ठीक है, हम संविधान अपने आप से लेते हैं, हम उसे किसी और कानून से नहीं लेते। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका केस था। अब जो कॉन्सेप्ट आपका आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के। हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस कॉन्सेप्ट में आपका ये मान के चला जाता है कि जैसे ए एक पर्सन है, ठीक है, ए और बी दो पर्सन हम लेके चलते हैं। अगर ए क्या है, पुअर है, ठीक है, पुअर एक कैटेगरी हम लेके चलते हैं। ए क्या है, पुअर कैटेगरी का है। ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, इसके पास रिसोर्स कम है। ठीक है, रिसोर्सेज के पास कम है। और बी एक पर्सन है जो कि रिच कैटेगरी का है, इसके पास रिसोर्स बहुत है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मामला अगर आएगा आपका, तो हम क्या करेंगे, हम ए को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे और बी को इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे। हम जैसे आप मान लीजिए, अगर हम एक ही आपको एग्जांपल लेके चलते हो, एक वीमेन है। ठीक है, एक क्या है, वुमेन है ये ए आपकी। इसने अपने हस्बैंड बी से क्या क्लेम किया, मेंटेनेंस क्लेम किया कि आप मुझे मेंटेनेंस दीजिए। ठीक है, आप मुझे मेंटेन कीजिए, आप मुझे मेंटेनेंस दीजिए। तो हम जब इसका मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ना कि बी जो है उसकी इनकम क्या है। बी को ए के अलावा किन किन पर्सन को मेंटेन करना है, सी डी ई, मान लो उनके फैमिली मेंबर है कि बी को, ए को तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में सी डी ई को भी मेंटेन करना है, उसके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी मेंटेन करना है। तो हम क्या देख के चल रहे हैं यहाँ पे, हम इस पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉ को मॉडिफाई कर रहे हैं। इस पर्सन के अकॉर्डिंग हम लॉ को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि हम क्या देखेंगे, ये आपका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लेके चलेंगे इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि जो पर्सन समान सर्कमस्टांस में है, समान कंडीशन में है, उन्हें हम ट्रीट भी समान करेंगे, एक समान करेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन की कंडीशन सेम है, ठीक है, उसका सर्कमस्टांस अगर सेम है, तो उन दोनों पर्सन को ट्रीट भी सेम किया जाएगा। मतलब हमने पर्सन के अकॉर्डिंग, हमने इस बी पर्सन के अकॉर्डिंग अपने लॉ को क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, हमने इस बी पर्सन के अकॉर्डिंग अपने लॉ को मॉडिफाई किया, ना कि लॉ के अकॉर्डिंग हमने पर्सन पे ट्रीट किया। सेम लॉ शैल एप्लीकेबल टू ऑल हु आर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल बात क्या है कि हम सर्कमस्टांसेस को देखकर ही अपना कानून लागू करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। पहले बात तो ये थी कि हमने कह दिया कि हमारे जो कानून है वो सबको समान ट्रीट करेगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो। हम ये भेदभाव नहीं करेंगे, उन्हें समान ट्रीटमेंट देंगे। उससे होता क्या था, उससे ये होता था कि एक पर्सन पे ज़्यादा बर्डन आता था और दूसरा पर्सन क्या रहता था, फ्री रहता था। ठीक है,
क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हम पेनल्टी लगाएंगे, मैं आपको मनी के फॉर्म में आपको एग्जांपल देते ताकि आपको इजी समझ आ जाए कि हम पेनल्टी लगाएंगे 10,000 रुपये। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई 10,000 हम पेनल्टी लगा रहे हैं, किसी पर्सन फाइन लगा रहे हैं, तो क्या उसके लिए वह फाइन देना हार्ड है या इजी है। अगर हम बात करते हैं ऐसे पर्सन की जिसकी इनकम है पर मंथ 3,000, पर मंथ वो कमाता ही 3,000 है, तो उसके ऊपर 10,000 देना तो बर्डन आ जाएगा। और वहीं पे अगर कोई पर्सन 1 लाख कमाता है या मान लो 10 लाख कमाता है, तो उस पर्सन के लिए तो ये वैल्यू ऐसा उसकी इनकम के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन को ट्रीट करते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब हम इन पर्सन्स के अकॉर्डिंग अपने लॉ को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ये स्टूडेंट, तो आप इजीली इसको समझे और आपको इसको याद हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है, ओके। कानून की समान सुरक्षा केस आपका आता है, इसमें आपके एक केस है, ठीक है, एक केस इसका है आपका। फिर हम अपने सेशन आज जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, 15-20 मिनट क्लास हो चलेगी स्टूडेंट, फिर आपकी क्लास आज की यहाँ पे वाइंड अप कर लेंगे। ओके, केस आपका कहता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का आपका केस आता है। इन्होंने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स ऑल पर्सन सिमिलर सर्कमस्टांस शुड बी ट्रीट अलाइक। सेम बात जो आपकी हमने डेफिनेशन में पढ़ी, वही बात इस केस में आपकी कही गई थी। ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस 1952 में ये बात आपकी कही गई थी। अब स्टूडेंट ये तो हमने देखे इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की हमने, उनके केस लॉ देखे। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल नंबर 14 के क्या केस कौन से केस है, ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी केस है आर्टिकल नंबर 14 के, जो आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड आए थे। इन मामलों में हमने आर्टिकल नंबर 14 का क्या करके हेल्प लेके हमने इन मामलों को सुना था। पहला आपका आता है नरेश मिर्जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम पीछे भी ये केस देख के आए थे, जब हमने देखा था कि हमारी जो जुडिशरी है इसे स्टेट मानेंगे। ठीक है, जुडिशरी को हम क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। अगर वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है तो वो स्टेट माना जाएगा, वरना वो स्टेट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट ये केस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरह समझाया था। नेक्स्ट केस आपका आता है AP अरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, इस केस में हमने आर्टिकल नंबर 14 की बात की थी। फिर स्टूडेंट ये नीचे 3 केस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आप पढ़ते हैं। पहला सायरा बानो केस, जिसे हम ट्रिपल तलाक का केस कहते हैं। इस केस में हमने आर्टिकल नंबर 14 का ही लिया था सारा, कि जो आपका ट्रिपल तलाक का जो आपका लॉ है वो आर्टिकल नंबर 14 का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, इसलिए हम इसे हटाना चाहते हैं। फिर आपका आता है नालसा केस, जिसमें हमने ट्रांसजेंडर को क्या दिए थे, हमने ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स दिए थे। ठीक है, तो हमने आर्टिकल नंबर 14 का ही बात की कि आर्टिकल नंबर 14 की क्या कर रहा है, आपका उल्लंघन हो रहा है। अगर हम उन्हें राइट्स नहीं देते तो इनका ही सहारा लेके हमने इस केस में ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स दिए। नेक्स्ट हमने कहा जोसेफ साई केस, अडल्टरी केस, जो कि आपका अडल्टरी का पहले लॉ हुआ करता था, उन्हें हमने कहा कि अडल्टरी का लॉ आपका उल्लंघन कर रहा है आर्टिकल नंबर 14 का, तो उसे हटाया जाए। और जोसेफ साई केस से हमने उसको हटाने की बात की थी। ओके स्टूडेंट, IPC में जब हम पढ़ेंगे तो हमने इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो हम इसको वहाँ पर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आपका आर्टिकल नंबर 14 की बात आए तो आप इन केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें कहा गया कि हमने बात की समानता की, लेकिन कुछ ऐसा अपवाद है, कुछ ऐसे पर्सन्स है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके अपवाद है कि जो कि समानता को क्या देता है, समानता मतलब समानता की अगर हम बात करते हैं तो इन पर्सन्स को हमने क्या दी है, प्रोटेक्शन दी हुई है, ये अपने कुछ राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। पहला तो आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर। अगर हम आर्टिकल 361 की बात करते हैं तो ये कुछ पावर्स, कुछ इम्यूनिटीज, कुछ बचाव देते हैं किनको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को आर्टिकल 361 में। पहला कि वह अपनी पावर को लेकर जवाबदारी नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है अपनी ड्यूटी करते समय,
अपनी पावर्स का यूज़ किया है तो वो किसी की जवाबदारी नहीं है, उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी जब तक वह अपने ऑफिस में है, टर्म ऑफ ऑफिस में है, मतलब जब तक वह अपने पद पे है तब तक उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। हिंदी में लिखा हुआ स्टूडेंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, हम ना उन्हें अरेस्ट करेंगे ना उन्हें इम्प्रिजमेंट करेंगे, ठीक है। ना उन्हें अरेस्ट किया जाएगा ना उन्हें कारावास दिया जाएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है, जब तक वह अपने ऑफिस में है, मतलब पद पे है तब तक। उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग आपकी नहीं चलेगी, ठीक है, नॉर्मल सिविल वाद भी उनके खिलाफ नहीं चलेगा। ओके, ये तो आपके थे आर्टिकल 361 के अंदर हम बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर को कुछ हमने छूट दी है, मतलब वह उन समानता से अलग होकर उनको हमने छूट दी है। फिर आपका आता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 आपकी बात करता है कि कोई भी पर्सन ऐसा है, कोर्ट है यहाँ पे, कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ठीक है, और ऐसी मान लो कि पर्सन है जिस पे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग के बारे में हमने किसी न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़ पे, टेलीविजन वगैरह पे बता दिया, ठीक है, और वह रिपोर्ट आप कैसी थी, सही थी, ट्रू रिपोर्ट हमने दिया है, तो हमारे ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है। या फिर कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट की कोई मीटिंग के बारे में हमने कुछ बताया, ठीक है, और वो रिपोर्ट कैसी थी, ट्रू थी, तो ऐसी चीज़ें पब्लिश करने पे हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें सज़ा नहीं दी जाएगी। कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का इस बात के लिए लायबल नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा है या किसको वोट दिया है, ठीक है। आर्टिकल 105 के अंदर वह क्या है, उसे मतलब हमने प्रोटेक्शन दी है। सेम बात यहाँ लिखी है, आपकी ये बात करता है आपकी पार्लियामेंट की, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट की बात करता है और आर्टिकल 194 बात करता है आपके लेजिस्लेचर की, विधायिका की, राज्य की विधायिका की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 31C। ये आपका अपवाद है आर्टिकल 14 का, ठीक है, आर्टिकल 14 का ये अपवाद है। इन्होंने कहा कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर हमें इम्प्लीमेंट करने हैं आपके क्लोज बी और सी के अंदर 39 के अंदर, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन कह के, ठीक है। तो हमने इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया है आपको कि अब मान लीजिए कोई डीपीएसपी है, कोई आपका नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो उन्हें हम सीधा डायरेक्टली फोर्स नहीं करा सकते। वो स्टेट पे बस एक ड्यूटी है कि वह जब कोई कानून बनाए तो उन्हें देखकर बनाए या इनके लिए हम राज्य कोई कानून बनाए, ठीक है। तो हम आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन क्या है कि हम इनको लागू नहीं करा सकते हैं, तो ये बात यहाँ पे की गई है। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स आपके हैं कि हमने क्या किया है, हमने कुछ इम्यूनिटी दी है, कुछ हमने मतलब इम्यूनिटी दी है, किसको दी है इम्यूनिटी, हमने प्रोटेक्शन दी है हमने कुछ। एक तो हमारे फॉरेन रूलर्स को, जो विदेश के जो आपके रूलर्स है, राजा महाराजा है, उनको, एम्बेसडर्स है, ठीक है, दूतावास जो आपके हैं, डिप्लोमेट्स है, इनको हमने कुछ ना कुछ हमने प्रोटेक्शन दिया है, कुछ ना कुछ हमने इम्यूनिटी को दी है। कोई आपका यूएनओ के मेंबर है या एजेंसी है, इनको भी हमने कुछ किसी प्रकार की क्या दिया, इम्यूनिटी दी है। ओके तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो। हमने आर्टिकल नंबर 12, 13 और 14 कवर कर लिया है पार्ट नंबर 3 के। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।